आज हम अपने प्रिय विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आगे पार्ट 5 के रूप में भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा पाठ क्रमशः चल रहा है उसी के अंतर्गत आगे भारतीय संविधान की विशेषताएं ये हमारी आज की हेडिंग टॉपिक होगी, जिसको हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि वास्तव में हमारे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, किस प्रकार से इन विशेषताओं के आधार पर हमारा संविधान जो है निश्चित हुआ है और ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं संविधान की निकल कर आई हैं। उसी के अंतर्गत हम क्रमशः भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इस क्रम में एक से अनेक प्रकार की माने कई प्रकार की विशेषताओं से जुड़ी हुई प्रमुख बातें जो हैं संविधान को किस तरह से एक बड़े संविधान के रूप में प्रतिबिंबित करती हैं, ये विशेषताएं जब पढ़ेंगे, जानेंगे तो क्रमशः जैसा देख सकते हैं हमारा भारतीय संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान पहली विशेषता के रूप में यह हेडिंग दी गई है, लिखित एवं विस्तृत संविधान। यानी हमारा भारतीय संविधान जो है लिखित एवं विस्तृत है, यानी बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई भी विषय के अंदर जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसका विधिवत लिपिबद्ध यानी लिखित रूप से हिसाब या लिखित रूप से संविधान की रचना की गई है। इस कारण से हमारा संविधान जो है काफी व्यापक और बड़ा हो गया है। इसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं। तो इसी से समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान जो है हमारा संविधान पूरे विश्व के सभी देशों से सबसे बड़ा संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से लिखित एवं विस्तृत संविधान की व्याख्या जो है करता है। दूसरी विशेषता है कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय यानी सम्मिश्रण है। जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है तो संविधान हमारा कठोर भी है और लचीला भी है, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है तो यह व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने दी है कि सर्वसम्मति से संविधान का संशोधन जो है किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी, पर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उतनी सरल नहीं है। संविधान से संबंधित यह व्यवस्था अपनाई गई है ताकि यदि आवश्यकता पड़ती है तो कुछ सुधार किया जा सके। संशोधन का मतलब होता है पूरी तरह से संविधान को की धारा या अनुच्छेद को बदलना नहीं है, उसके अंदर कोई बात यदि घटानी है, जोड़नी है तो उसी अनुच्छेद धारा के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा संविधान जो है कठोर भी है और लचीला भी है। इसीलिए इसमें काफी गुंजाइश बनती है कि हम आवश्यकता अनुसार अपनी सर्वसम्मति से, हालांकि इसकी प्रक्रिया है संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत यदि प्राप्त हो जाता है तो किसी भी धारा अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया को अपनाया गया है।
जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे, जानकारी बतौर संविधान की दूसरी विशेषता कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। तो इसका आशय यही है कि हमारा संविधान आवश्यकता पड़ने पर कठोर भी है और लचीला भी है, नरम भी है, पर वास्तविकता के आधार पर यदि देखें तो कठोर और लचीलेपन के समन्वय के रूप में यह बात आती है कि हमारा संविधान आवश्यकता पड़ने पर हम उसे संशोधित भी कर सकते हैं और कुछ बातें जोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। इन सभी प्रक्रियाओं के आधार पर हम इस संविधान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब आगे संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य, यानी हमारा संविधान अपने आप में एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता के रूप में होगा। ऐसी बातें उजागर होती हैं। हम किसी अन्य देश के बाहरी शक्ति के प्रभाव में नहीं आएंगे। हम अपने देश के लिए नियम निर्धारण और अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए हम अपने देश हित में अपने अनुसार ही निर्णय लेंगे। किसी बाह्य शक्ति का कोई दबाव नहीं होगा। इसी प्रकार समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता। समाजवादी यानी पूरा भारत देश एक सामाजिक परिक्षेत्र में मानकर हम ऐसी प्राथमिकता देते हैं और हमारा संविधान इसकी मान्यता प्रदान करता है कि हर समाज के लोग जो हैं आपस में परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए एकजुट होकर अपने देश हित की बात करेंगे और अपने अनुसार अपना सामाजिक जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगे। साथ ही पंथ निरपेक्षता यानी धर्म। भारत देश कई धर्म रीति रिवाजों वाला देश है, तो सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो सभी धर्मों के प्रति आपस में प्रेम सद्भावना का माहौल स्थापित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी धर्मावलंबी किसी अन्य दूसरे धर्म के साथ ईर्षा द्वेष घृणा की भावना नहीं रखेगा। ऐसी परिकल्पना के साथ हमारा भारतीय संविधान जो है हमें यह शिक्षा प्रदान करता है। अब आगे संसदीय शासन प्रणाली, पांचवी विशेषता के रूप में देखें संसदीय शासन प्रणाली। क्या है संसदीय शासन प्रणाली? जो हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संसद के रूप में सरकार को स्थापित किया है, यानी संसद ही हमारे देश की सरकार है। तो संसद के अंतर्गत मुख्य रूप से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो ये सरकार के तीन अंग के रूप में जाने जाते हैं, इनके आधार पर ही हमारे देश का शासन चलाया जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसी से हमारी सरकार भी बनती है, सरकार चुनी जाती है। हालांकि आगे अध्ययन में ये बातें आएंगी कि संसद के सदन, उनकी कार्यप्रणाली, कार्य क्षेत्र, उनकी योग्यताएं सभी कुछ बताया गया है। तो संसद के अंदर दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद बनती है, जो वास्तव में देश की वास्तविक व्यवस्थापिका के साथ साथ कार्यपालिका भी है। क्योंकि सरकार चलाने का कार्य जो है संसद के द्वारा ही निहित होता है, संसद के द्वारा ही देश की शासन सत्ता चलाई जाती है। तो संविधान के अनुरूप ही जो हमारे देश की डेमोक्रेसी सिस्टम है, उसी के आधार पर एक प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संसद को सर्वशक्तिमान माना गया है, क्योंकि यही सरकार संचालन का कार्य करती है। अब आगे देखें
संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक, भारत देश जो है संघी देश, संघ है यानी संगठन, संघी देश है। सभी राज्य मिलकर देश की रचना करते हैं। जितने भी देश के अंदर, जैसे आज वर्तमान में 29 राज्य, तो 29 राज्यों का जो आपस में एक रूप है वही संघ है, वही देश है, जो हम अपने देश को भारत के नाम से जानते हैं। तो सभी राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। तो हमारे देश में जो उच्च शासन सत्ता है वो संघ है। इसी को केंद्रीय सत्ता भी कहते हैं, केंद्रीय शासन भी कहते हैं। और केंद्र के अधीन जितने भी राज्य हैं उनकी राज्य सरकारें आती हैं। तो सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो इस प्रकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इनका संघीय विभाजन के अंदर माने कार्य एवं शक्तियों का भी बंटवारा किया है। इसके अंतर्गत सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है, अपनाई गई है। यह हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। अब आगे 7वीं हेडिंग के रूप में देख सकते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यूनिफाइड जस्टिस ऑफ द इंडिया। तो इस प्रकार से हमारे देश की न्यायपालिका को स्वतंत्र स्वायत्तता प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में इसका गठन किया गया है और एक सरकार के तीसरे अंग के रूप में भी यह अपना कार्य करती है। सरकार को समय समय पर दिशा निर्देश देना, देश के अंदर उचित अनुचित मापदंडों का ध्यान रखना। इसीलिए न्यायपालिका को स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह ऐसी संस्था है जो किसी के दबाव में नहीं है, क्योंकि इसका राजनैतिक आधार पर न तो निर्वाचन होता और न ही ऐसी व्यवस्था होती। इसलिए संविधान निर्माताओं ने देश और राज्य के अंदर न्यायपालिकाओं का गठन किया है, ताकि समय समय पर सरकार को और देश की जनता को निष्पक्ष न्याय दे सके। इस उद्देश्य से हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखा है। अब आगे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य 8वीं विशेषता के रूप में है। संविधान में इसकी व्यवस्था व्याख्या की गई है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है। इसकी व्यवस्थित व्याख्या है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के प्रदान किए गए हैं। तो इन अधिकारों के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए अधिकार प्रदान किए गए हैं। पर अधिकारों की मजबूती और उनका सही ढंग से पालन करने के लिए कर्तव्यों से भी जोड़ा गया है। जब हमारे अधिकार होंगे तो हम अपने अधिकार पाने के इच्छुक होंगे, हकदार होंगे और उसके अनुरूप ही अपना जीवन यापन जीने का प्रयास करेंगे। पर यदि कहीं हम अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे तो ये न्याय संगत नहीं होगा। अतः इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारों की मजबूती प्रदान करने के लिए कर्तव्य भी बनाए हैं। कर्तव्यों को भी साथ में अधिकारों के साथ शामिल किया गया है, ताकि हम अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने कर्तव्य निर्वहन का भी ध्यान रखें। और इस तरह से कुल 11 कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं।
फिर आगे वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार ये नागरिक का, प्रत्येक देश के नागरिक का ये सबसे बड़ा अधिकार होता है, मताधिकार यानी मत यानी वोट देने का अधिकार। इसकी भी व्याख्या संविधान में की गई है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश का संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने शासन व्यवस्था की जो प्रक्रिया और प्रणाली बनाई वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक रूप में निश्चित की गई, यानी प्रजा, जनता ही सर्वोपरि होगी और जनता को ही अपने अनुसार सरकार चुनने का अधिकार होगा। तो यह अधिकार मताधिकार के रूप में प्रयोग किया जाएगा, यानी देश के नागरिक अपनी इच्छानुसार देश के अंदर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सकेंगे और यही निर्वाचित सदस्य जो हैं सरकार के रूप में जनता के लिए कार्य करेंगे। तो इस प्रकार का जो अधिकार है वो वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आता है। वर्तमान में यह अधिकार भारत के किसी भी महिला और पुरुष को 18 वर्ष जिसकी उम्र पूरी हो जाती है तो यह अधिकार जो है प्राप्त हो जाता है और इसकी प्रामाणिकता स्वरूप भारत सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा विधिवत मताधिकार का फोटो, पहचान पत्र भी, परिचय पत्र जो है वो जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी संवैधानिक विशेषता के अंतर्गत इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब अगली विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमारे देश के अंदर एक से अनेक राज्य हैं और उन राज्यों के अंतर्गत जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच का जो कार्य क्षेत्र है उसको आपस में ध्यान में रखते हुए संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्यों को भी कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि वो अपने राज्य के विकास के लिए कार्य कर सकें और इसकी जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की होगी और राज्य के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन राज्य सरकार के अधीन रहते हुए अपना जीवन यापन करेंगे और अपनी किसी भी प्रकार की समस्या जानकारी का समाधान जो है राज्य सरकार से अपना प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से राज्य सरकार की जो परिकल्पना है वो इस प्रकार से की गई है और इसकी विधिवत व्याख्या हमारे संविधान में है। अब आगे इकहरी नागरिकता, 11वीं विशेषता है इकहरी नागरिकता, माने हमारे देश में दोहरी नागरिकता का कोई स्थान नहीं है, एक ही प्रकार की नागरिकता है और यह नागरिकता एक नागरिक के रूप में, एक भारतीयता के रूप में 18 वर्ष की उम्र जैसे ही पूरी हो जाती है वह स्वमेव अपने देश का नागरिक हो जाता है। किसी भी प्रकार का एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में नागरिकता को लेके कोई भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार की व्याख्या के अनुरूप हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने बड़ी दूरदर्शी और स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की है। तो हमारा संविधान जो है विश्व के सभी देशों के संविधानों से एक अनोखा संविधान है जिसमें हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को शामिल किया गया है। कई ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया है ताकि देश की जनता को किसी भी प्रकार की इन संवैधानिक नियम कानूनों से कोई परेशानी ना हो सके। तो ऐसी विशेषताएं जो हैं हमारे संविधान से संबंधित आती हैं जिनको हम अपने विषय टॉपिक के अंतर्गत जानने समझने का प्रयास किया। हमें आशा, विश्वास और उम्मीद है
कि हमारे द्वारा इस तरह से किए गए प्रयासों का आपको मदद मिलेगी और आप एक अच्छी रोचक ढंग से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आगे विद्यार्थी जीवन में अपनी विषय वस्तु के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे और अपनी जानकारी को बढ़ा सकेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ जो हमारा उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक इससे जुड़ सकें, क्लास अटेंड कर सकें, यूट्यूब में अपना लाइक सब्सक्राइब करके अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार इसको देखकर, पढ़कर, समझकर और अपने आप को लाभान्वित कर सकें। यही हमारी कोशिश है, यही हमारा उद्देश्य है कि अच्छी से अच्छी विषय वस्तु जो है आपके पास पहुंच सके और आप उसका सही ढंग से उपयोग कर सकें। अब आगे भी हम कुछ न कुछ जानकारी विषय अंतर्गत देते रहेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो देखें, समझें और यदि कोई मन में ऐसी प्रश्नात्मक विषय वस्तु आती है तो आप अपने प्रश्न हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उन पर भी चर्चा करके उनका समाधान किया जाएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ अब आज इस वीडियो और इस क्लास का हम समापन करते हैं और अगले पीरियड कालखंड में, अगले पार्ट में हम और विषय अंतर्गत जानकारी देंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।